welcome to Luka IAS. Today we have with us Vikas Yadav, who has recently been selected in UPPCS. Not only that he has been selected in UPPCS, he has a great experience of giving mains and interviews also, not only in UPSC but also in other state exams. He has appeared in UPSC interview in 2019 and has given 2020 mains also, and we are expecting that he would definitely be in the list when the list is out, when the final list is out after the selected candidates. Not only this, friends, he has given the mains, for example, 3 UPSC mains, interview has given for HCS, राजस्थान का एग्जाम होता है उसका मेंस लिखा हुआ है, CAPF का इंटरव्यू दिया हुआ है. So therefore, he is there with us to share his wide experience, how and what he studied, how he was able to crack the UPPCS exam, and जिस तरीके से UPSC के मेंस लिखा हुआ है, कि उस तरीके से क्या एक्सपीरियंस रहा है मेंस का, किस तरीके से प्रीलिम्स कभी भी इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, तो we would be sharing this. So Vikas, welcome. Firstly, let me congratulate you for this. Thank you, sir. And the first thing that I would like to ask you is कि prelims आपके लिए बहुत ही आसान रहा है हमेशा, that as is being seen in the screen also. तो prelims के लिए आपकी क्या strategy रहेगी, and how and what you would basically be suggesting to the students कि prelims 2021 होने वाला है, तो उसके लिए students किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं? सर प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 तरह के बच्चे हो सकते हैं, जो बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हो, या जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हो, या जो मेंस दे के इंटरव्यूज़ दे के जो एग्ज़ाम देने वाले हो. जो बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हो वो अपना NCERT से स्टार्ट करें और उनको थोरोली कवर करें. NCERT के जो बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि वो उसे सब कुछ रटने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करनी. पहली एक बेयर रीडिंग दे दो और उसे रख दो. सेकेंड रीडिंग के टाइम उसे कनेक्ट करना स्टार्ट करो. धीरे धीरे जब आप उसके डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको समझ आएगी, वो मेंस में भी वो काफ़ी हेल्पफुल होगी. उसके बाद थर्ड रीडिंग के टाइम उसे कंसोलिडेट करो और उसको न्यूज़पेपर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कनेक्ट करना शुरू करो. That's very important that NCERT has to be there. और NCERT या जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, तो एक बात तो श्योर है कि पहले उसको बेयर रीडिंग है. The reason for that is कि पहले बार हमें लगता है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है, that is there. लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, और सेम UPSC के पिछले पेपर से देखोगे तो काफी अच्छे तरीके से रहेगा. 2 बार रीडिंग के बाद एक बार UPSC और PCS के क्वेश्चंस देख लो कि क्या आए हुए हैं. थर्ड टाइम पढ़ते टाइम उसमें ये ध्यान रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, या कंसेप्चुअल उठा या फैक्चुअल उठा, ताकि आप उसी चीज़ पे फोकस कर सको. That's very very important. And नए बच्चे भी बहुत सारे आ चुके हैं जो अभी कोरोना के बाद फेस में उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफलाइन तैयारी करने की कोशिश सोच रहे होंगे. तो नए स्टूडेंट्स जो 2022 में एग्जाम देने के लिए, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? उनके लिए स्ट्रेटजी को उल्टा करके चलेंगे. पहले एक बार बेसिक रीडिंग के बाद मेंस की तैयारी की जाएगी. उसका रीज़न ये है कि उसका पर्टिकुलरली उसका रीज़न यही है कि आप प्रीलिम्स की तैयारी उसी टाइम पीरियड में लास्ट 3 मंथ्स में फोकस्ड रहेंगे. और जैसे PCS का प्रीलिम्स जब भी आता है वो मोर ऑन द फैक्चुअल साइड आता है, बट उसी का मेंस है वो मोर ऑन द एनालिटिकल साइड आता है. तो UPSC की बजाय PCS ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है. एक तरफ फैक्चुअल डिमांड होती है, एक तरफ कंसेप्चुअल डिमांड होती है. UPSC में दोनों ही साइड मोर और लेस कंसेप्चुअल डिमांड ज़्यादा होती है. तो PCS के लिए आप लास्ट के 3 मंथ्स में आपको फैक्ट्स को रटना ही पड़ेगा, उसका और कोई चारा नहीं है. और NCERT से सीधे क्वेश्चन आते हैं. जैसे 2019 के PCS प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि सुएज नहर के बनने से कितना डिस्टेंस भारत और यूरोप के बीच कम हो गया. वो डायरेक्ट एक उसके इकोनॉमिक्स के NCERT में बॉक्स में दे रखा है कि 7,000 किलोमीटर कम हो गया. हरियाणा सिविल सर्विस में ऐसे क्वेश्चन आया कि इंडिया की कोस्ट लाइन का डिस्टेंस कितना है, और वो ऑप्शंस बहुत क्लोज देते हैं. अगर बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो मुश्किल हो जाता है उसको करना. तो फैक्चुअल तैयारी, मेंस पहले लिख लो थोड़ा, और उसके बाद जैसे प्रीलिम्स निकले फिर अपनी आंसर राइटिंग शुरू. बिल्कुल वो सही रहता है, क्योंकि अगर UPSC के पेपर्स हम देख के चलते हैं तो काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है वो सब स्टूडेंट्स के लिए. तो मेंस के लिए स्टूडेंट्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए? सबसे पहली अप्रोच तो है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद न्यूज़पेपर को कनेक्ट करना सीखना है. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो, हम उसे कनेक्ट करेंगे बंगाल के विभाजन से, ताकि 2 चीज़ें कनेक्ट करके हमें याद रह सकें. मेन चीज. अब एक और एग्जांपल है, जैसे सब्सिडियरी अलायंस साइन हुई वेलेस्ली की तरफ से, उसको अगर आज हम देखें वो एक पोजीशन किसके रिजेंबल करती है, तो गवर्नर से. एकदम सेम प्रावधान है दोनों के, ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस है कि अभी हम इंडिपेंडेंट इंडिया है, उस समय पे होते. तो जब डॉट्स कनेक्ट करना सीखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, और मेंस अंडरस्टैंडिंग मांगता है. न्यूज़पेपर उसके लिए की है. तो अगर न्यूज़पेपर्स पढ़ना है तो स्टूडेंट्स को न्यूज़पेपर
न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए? सर न्यूज़पेपर पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद ही पढ़ो। अगर कोई ईरान यूएस या इंडिया यूएस की कोई पॉलिसी आती है, अगर आपको नहीं पता तो उसे नहीं समझ पाओगे। तो शिकायत यही होती है कि न्यूज़पेपर को क्यों पढ़े, समझ में ही नहीं आता। एक बार बेयर अंडरस्टैंडिंग के बाद, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, टॉपिक्स कवर हो गए, उसके बाद पढ़ोगे तो कनेक्ट करना भी ईजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में कनेक्ट भी नहीं हो पाएगा और फिर वो बोरिंग लगेगा। एंड विकास, आपके बारे में काफ़ी है कि आपने मेंस के बहुत ज़्यादा आंसर्स लिखे हैं। तो ही वाज शोइंग मी कि मेंस के आंसर्स की फोटोग्राफ इतना से ज़्यादा है, एक ही साल में आंसर्स लिखे हैं। दैट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट हैबिट टू राइट आंसर, और वही आपकी हैबिट ने आपको मेंस में भी हेल्प किया। कुछ क्वेश्चंस जब नहीं भी आ रहे होते तो हम वर्ड से इंक्लूड लेते हैं, देयरफॉर वी आर एबल टू राइट आंसर। तो आंसर राइटिंग कितना इंपॉर्टेंस है? सारा खेल ही आंसर राइटिंग का एक्चुअली। प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है, आंसर्स नहीं लिखोगे तो मेंस नहीं होगा। अगर हो जाता तो आप वन ऑफ द लकी पर्सन हो जिसका हो गया, बिल्कुल। अगर नहीं तो नहीं होगा। तो उसका तरीका यही है कि सबसे पहले तो आप समझ लो चीज़ें और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन कर लो कि टाइम बाउंड वे में तैयारी रहती है। आप घर पे भी लाके वही टेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो डिसिप्लिन और टाइम बाउंडेशन नहीं रहती। किसी ने कभी बुला लिया, किसी ने कभी कहीं भेज दिया। तो टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करो कि टाइम बाउंड वे में तैयारी हो। 10 दिन में इतना सिलेबस आएगा, ये टेस्ट है, तो ताकि वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो एक तो आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंस ठीक है। विकास देखो, अभी अपने 2019 वाले बैच में आपकी सिलेक्शन हुई यूपीपीसीएस में, 2020 वाले में फिर आपने मेंस दिया हुआ है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि वहाँ दोनों जगह पे यूपीएससी भी हो जाए और यूपीपीसीएस भी बढ़िया हो जाए, रैंक बढ़िया आ जाए। बट जो अभी फिर दोबारा से यूपीपीसीएस का एग्जाम आया हुआ है, तो उसके लिए बच्चों को यूपीपीसीएस स्पेसिफिक का क्या एडवाइस दोगे? करंट के लिए न्यूज़पेपर में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी का एक डिवीजन है। 2017, 18, 19, 20 4 प्रीलिम्स थी। 2017 के प्रीलिम्स में वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तो मोस्टली सेंटर की स्कीमें थी। 2018 का प्रीलिम्स थोड़ा इजी हो गया, तो उसकी कट ऑफ ऊपर हो गई। बट 2019 और 2020 के मेंस में खास बात है, इट्स मोर ऑन एनालिटिकल साइड, या ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एनालिटिकल साइड आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो सिर्फ फैक्ट रट लिया, जैसे सेंसस का डाटा है, सब बच्चे रट के आते थे, 1-2 क्वेश्चन आ गए, वो बंद हो चुके हैं बिल्कुल, वो नहीं आएगा। करंट में भी जैसे अभी एक न्यू टॉपिक था न्यूज़ में कि ट्रांस फैट क्या है, तो द हिंदू में उसके ऊपर सब कुछ आया हुआ है। जैसे डेनमार्क सबसे पहली कंट्री जिसने बैन किया, उसमें मेंस का भी पॉइंट है। उससे क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ पे 14 टाइम्स लेस हो गई वहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डेथ्स। मेंस का भी एक डाटा था, वो आप लिख सकते हो, वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ उसमें इंडिया ने कितना कैप किया है, पहली बार किया था, कब किया था, WHO की क्या हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांस रहते हैं। जो न्यूज़ में था हो सकता है डायरेक्ट ना आए, पर उसका स्टैटिक पोर्शन आने के पूरे चांस रहते हैं। सो आंसर राइटिंग फ्रेंड्स, और फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वन थिंग अनदर दैट इज इम्पोर्टेंट इज कि एक बात तो डेफिनेट है कि अब पीसीएस के एग्जाम का लेवल भी काफ़ी अच्छा हो चुका है। जैसे पहले होता था एक सिंपल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन, वो आने बंद हो चुके हैं। यूपीपीसीएस जिस तरीके से बताया है, उसी तरीके से यूपीएससी के लेवल के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली पंजाब पीसीएस का एग्जाम भी हुआ है, ऑलमोस्ट उसका यूपीएससी लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब पीसीएस का पेपर जैसे एकदम यूपीएससी लेवल को मैच कर रहा है, 5-5 स्टेटमेंट के क्वेश्चन, बहुत टफ हो जाता है उसे फिर वो करना। और यूपी में भी जैसे बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ वैकेंसीज धीरे धीरे कम हो रही हैं, तो उससे कंपटीशन और इंटेंस हो रहा है। तो जो जिसका प्रीलिम्स पे पकड़ कम है, तो 3 से 4 महीने लगा दे, 3 की बजाय 4 कर दे। और एक और इश्यू जो आता है सीसेट का, अगर आपको कम आता है तो रेगुलर पढ़ो, अगर आपको अच्छे से आता है तो लास्ट के 2 महीने पढ़ो, पर पढ़ो उसको। बहुत से बच्चे ऐसे मेरे जान पहचान में जो सीसेट फेल कर गए, जीएस में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी फेल कर गए। और नॉट ओनली यूपी का पीसीएस आ गया है, बट हरियाणा का भी आने वाला है जैसे सुना है, और फॉर एग्जांपल राजस्थान का भी आने वाला है। आपको दोनों का एक्सपीरियंस है, राजस्थान का मेंस लिखा हुआ है और एचसीएस वाला तो इंटरव्यू भी दिया हुआ है। तो उन स्टूडेंट्स को क्या गाइड करोगे कि आप उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए? राजस्थान के प्रीलिम्स में एक खास बात है, वहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन 40% आएंगे यहाँ, बट उनकी कट ऑफ कम होती है। तो वहाँ पे 2 अप्रोच हो सकते हैं, या तो आप स्टेट का पढ़ लो, दोनों से करिए आओ, या फिर आप स्टेट का छोड़ो, सेंटर पे डिपेंड करो, बट फिर उसमें ठीक होना चाहिए। उसमें आप रिस्क लेने की टेंडेंसी पहले खत्म कर चुके हो कि मैं इतने क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, तो ये है। बट उसकी कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, तो आप रिस्क ले सकते हो। मतलब ये इतना होना चाहिए आपको बेसिक राजस्थान पता हो कि 5, 7, 10 क्वेश्चन हो जाए, और उसमें मैथ्स के भी 15 क्वेश्चन आते हैं। वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि अगर आप मैथ्स ठीक कर दे रहे हो तो आपको बहुत बड़ा एज मिल जाएगा।
जहाँ तक हरियाणा की बात है तो लास्ट टाइम तो उसमें सी सेट लागू हुआ था, इस बार वो हटा दिया गया है। तो जीएस में एनसीईआरटीज बहुत हेल्प करती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उसमें तो। और जीएस कम जीके आती है उसमें, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट फैक्ट होते हैं, शायद ही सुने, बट उसी वो कट ऑफ में एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन ये देख रहे हैं जो बिल्कुल नहीं आ रहे, बाकी जहाँ पे स्कोर कर सकते हो। जैसे टारगेट प्रीलिम्स के लिए टारगेट क्या होता है, पॉलिटी हो गई, इजी सेक्शन है, वहाँ क्वेश्चन गलत नहीं करना। जैसे करंट अफेयर हो गए, रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ रहे हो तो यहाँ से आएगा तो आपके करने के चांस ज़्यादा है, उसको नहीं छोड़ना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे ज्योग्राफी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अब कुछ भी कोई फैक्ट आ गया हिस्ट्री का तो जरूरी नहीं कि हो ही, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, बट जो इजी टॉपिक्स है जिन्हें टारगेट कर सकते हैं वो जरूर करना है। पीसीएस के लिए जरूरी चीज़ है कि आप साइंस पे जरूर फोकस करो। अगर एक डाटा बताऊं तो 2017 में यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आए थे साइंस के 15, 18 में आए 19, सरप्राइजिंगली 20 में 19 में आए 35 और 20 में भी आए 32। तो एक सडन जंप हो गया। उसका एक और रीज़न भी होता है कि स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो वो लोग कुछ नया करेंगे तो साइंस ही वो पोर्शन है जहाँ पे अब तक ध्यान नहीं दिया गया। सेम गोज टू यूपीएससी, आप पेपर उठाओगे हर साल दो चीज़ों का वेटेज बढ़ रहा है, एक चीज़ उसमें गवर्नमेंट का काम होगा और दूसरी चीज़ साइंस का पोर्शन, दोनों का कंटिन्यूस राइज है पिछले 4 साल से लगभग ये। तो जो भी एरिया है जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, पॉलिटी अपनी अच्छे से कर लो, इसमें क्वेश्चन नहीं गलत होगा। तो प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट ही है, मॉनसून कैसे आता है फिनोमिना, अगर प्री में भी आता है मेंस में भी आता है तो वही है। बट मेंस के लिए जब भी आप डायनामिक क्वेश्चन करो तो लिंक करना सीखो। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आया, गिव एन अकाउंट ऑफ अर्बन एरियाज प्रॉब्लम इन इंडिया। अब जो भी दिल्ली में रह के तैयारी किया है या शहर में रह के तैयारी किया है, उसने नहीं भी पढ़ा तो ये क्वेश्चन उसे करना चाहिए, क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में यही देखता है। अब मैं रूरल बैकग्राउंड से, मेरे से कोई पूछे कि रूरल एरियाज की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करो तो वो मुझे आनी चाहिए, वो ये नहीं कह सकती पढ़ा नहीं है। और स्कीम्स को लेके जरूर ध्यान रखना है, कुछ फैक्ट पकड़ लो आंसर्स के लिए, उनको यूज करना सीख लो, वो यूज करना है। कुछ स्कीम्स रख लो और जिस भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो उसकी भी कुछ स्कीम याद कर लो, 10-15 स्कीम, ताकि वो आंसर्स में यूज हो जाए। स्पेसिफिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी यूज हो जाए तो फायदा हो जाता है। उसमें दो चीजें दिखती हैं, चेक करने वाला भी अगर बायस होने की कोशिश करेगा तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसमें स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम भी लिखी है कि भाई आपकी स्टेट में ये हो रहा है, तो वो काम भी नहीं होगा उसमें। तो लिखना है, लिखना क्यों जरूरी है, उसका रीजन है कि एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है। आपको नॉलेज होगी बट नहीं अप्लाई कर पाओगे, और लिखने से स्पीड फास्ट हो जाएगी और पेपर करना इजी हो जाएगा। इस बार के यूपी पीसीएस लास्ट 2 बार के अगर हम देखें तो उसमें साइंस के क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं, प्लस करंट ही आ रहा है, ऑलमोस्ट करंट करते गए। एक पोर्शन स्टैटिक लिख दिया, एक करंट से जोड़ दिया और एक मिक्स क्वेश्चन बना दिया। सेम गोज टू यूपीएससी एज वेल। और वैसे तो सब स्टूडेंट्स को बुक्स पता ही होता है, जैसे कि मैं तो बोलता हूँ यूपीएससी के लिए क्योंकि तैयारी करने लगता है तो सब सर्च मारते हैं निकाल देते हैं, पर फिर भी एक बार तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहूँगा कि कौन कौन सी बुक स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए, बेसिक्स कैसे और तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। सर बेसिक, सबसे बेसिक तो उसका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए उसका भी अपना एक लॉजिक है। आप 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, उसमें एक 6 क्लास के बच्चे के हिसाब से आपको बताया गया होगा। आज 20 साल की उम्र में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें समझ में आएगा, तो उसमें क्या डायग्राम्स भी दिए जाएंगे, आपको मैप बना के भी दिखाएंगे छोटे छोटे। 6 क्लास के एनसीईआरटी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझाने का बहुत अच्छा तरीका है कि किसी के घर जा रहे हो आप, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी, तो 6th की पढ़ोगे 7th की पढ़ोगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जाती है। तो एटलीस्ट हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 6th क्लास की एनसीईआरटी इस उम्र में हम उसे अच्छे से समझ लेंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, वो कंसोलिडेट होता जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी है, तो बेसिक क्या होगा आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर कोई बुक रेफरेंस के लिए लेनी है तो बहुत है मार्केट में, आप कोई भी ले सकते हो, बट उससे भी जरूरी ज़्यादा चीज़ ये है कि आप न्यूज़पेपर को कनेक्ट करना सीखो, इस चीज़ पे जरूर काम करना है। और आंसर राइटिंग में एक स्पेशल बात, वे फॉरवर्ड पे जरूर ध्यान देना है। गवर्नमेंट के काम हो गए, बिल्कुल हो गए, आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देते हो। जैसे स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक सुझाव है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पास इतने वॉलेंटियर्स होते हैं, वो हर वीकेंड पे एक पॉलिटिकल पार्टी अपने वॉलेंटियर्स को लगाए कि सफाई की जाए, वो एक सुझाव है। एनजीओज और लोग, जहाँ भी कोई काम लोगों की वजह से दिक्कत है, पॉल्यूशन है, वो कभी गवर्नमेंट ठीक नहीं कर पाएगी, बहुत कम चांस अकेले, तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे जरूर जोर दो, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट दिस। एथिक्स हो गया, कोई भी पेपर हो गया, उसमें टर्म्स यूज करो, स्पेसिफिक टर्म, जैसे एथिक्स में कंपैशन हो गया, ट्रुथ हो गया, जस्टिस हो गया, टॉलरेंस हो गया। सेम गोज टू इकोनॉमी, आप फिस्कल डेफिसिट लिख रहे हो कुछ टर्म्स,
इंफ्रास्ट्रक्चर लिख रहे हो, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिख रहे हो। ऑप्शनल्स के लिए तो उसी हिसाब से देख लो कि उसका क्या अपना स्पेसिफिक है, उसी हिसाब से होता है और वही करते हैं। और यहाँ पे सर आंसर राइटिंग रेगुलर कराते हैं, तो अगर ज्वाइन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डेली आंसर राइटिंग इज़ द की टू मेंस। मैं पर्सनली अगर अपना बताऊं तो मेंस को लेके कभी नहीं डरता और प्री को लेके हमेशा डरता हूँ। उसका एक ही रीज़न है कि डेली आंसर लिखो। आप यहाँ ज्वाइन करो, आप चाहते हो कहीं और जाना, अगर मन है तो आप डेली कहीं और भी लिख सकते हो, बट लिखो, ये जरूरी है। सर एकदम तरीके से कराते हैं, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, एकदम सॉल्यूशन बेस्ड होता है और जो रेलिवेंट होता है बिल्कुल। अभी पंजाब पीसीएस में सबने देखा कि मल्लोक आईएएस ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वैसे भी यूपीएससी में भी कई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करो, पढ़ो और उनको कनेक्ट करो, तो वो इनडायरेक्टली आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये चीज़ सर का यहाँ पे प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी है, आपको बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है। उसको ज़रूर अगर ज्वाइन कर सको तो कर लेना, क्योंकि 2000 इज़ ए वेरी बेयर मिनिमम मनी, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। बट कोचिंग ज़रूरी इसलिए कि आप डिसिप्लिन वे में सिलेबस कवर कर लो। जैसे बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है कुछ आता नहीं है, कुछ आने के लिए मत जाओ कोचिंग। आप सुबह उठोगे, क्लास होगी, आप उसे पढ़ोगे, तो एक तरीके से तैयारी हो जाए, इसलिए कोचिंग होती है। सेम गोज टू टेस्ट सीरीज, आप यहाँ भी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अच्छे से रेगुलर आंसर राइटिंग तो होती है, उसे जरूर करना। नहीं आंसर लिखोगे और अगर सिलेक्शन होता है तो यू आर वन ऑफ द लकी पर्सन ऑन द अर्थ जिसका हो गया। ठीक है, तो वही हमने तो फार्मर की सपोर्ट में क्या कि पंजाब में तो पीसीएस पूरा हमने फ्री कर दिया था, और यूपी पीसीएस ने बस वेयर मिनिमम कॉस्ट 2000 रखा हुआ था कि स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन। और फार्मर की सपोर्ट में वैसे भी था कि जितना भी है रूरल बैकग्राउंड से बच्चे हैं या कैसे बच्चे हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन होता है। और 2000 रखने की भी एक वजह है कि थोड़ी सीरियसनेस रहेगी। उसका एक रीज़न ये भी है कि वो पूरा रेशनल डिसीजन इसी तरीके से लिया गया है कि आप थोड़ा सीरियस रहो। बिना स्टेक के आओगे तो हो सकता है उतना सीरियसनेस ना रहे, बट आपने पे किया है तो आपको रहेगा कि मुझे पढ़ना भी है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि एक बेयर मिनिमम फी रहे, वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी रेगुलर क्लास करने के लिए। तो विकास, एनी लास्ट वर्ड्स दैट यू वांट टू से टू द स्टूडेंट्स की किस तरीके से बेस्ट ऑफ विशेस उनको करें? पहले तो आपको भी कि डेफिनेटली इस बार आईएएस में बहुत बढ़िया रैंक से आपकी सिलेक्शन, दैट इज फर्स्ट थिंग दैट आई वांट डेफिनेटली फ्रॉम माय हार्ट। और जो दूसरे भी स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या वन वर्ड ऑफ एडवाइस आप देना चाहेंगे, लास्ट वर्ड्स? किसी किसी के लिए तैयारी लंबी खिंच जाती है, तो उसका एक जो है, आप एग्जाम्स में रेगुलर रहना। पीसीएस निकला दे देना, इसलिए नहीं कि आप जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, इसलिए कि आपकी तैयारी की कंटिन्यूटी ना टूटे। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम देते रहोगे। मेरी तैयारी अच्छी होने का सिर्फ एक ही रीज़न ये हुआ कि मैं कंटिन्यू एग्जाम देता रहा। कोई भी 3 महीने ऐसे नहीं रहे जब कोई एग्जाम ना हो। तो उससे क्या होता है, कोई डाउनफॉल भी आया लाइफ में तो कोई ना कोई अप आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये होता है। तो कई बार लंबी तैयारी खिंच जाती है, तो उसका यही है कि आप एग्जाम्स देते रहो और प्रे करो कि आपका हो, यही उसका सबसे बेस्ट हो। थैंक यू वेरी मच विकास। और कोशिश करेंगे कि फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा होगा इनके साथ इंटरेक्शन। एंड सेकेंडली इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट कमिंग फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है। एक बात डेफिनेटली है कि इनका खुद का हार्ड वर्क है जिसकी वजह से यहाँ पे पहुँचे। नॉट ओनली दिस, पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा होता है। जब भी आप सिलेक्शन ले रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आपको इन्वॉल्वमेंट हो रही है कहीं ना कहीं पे, पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन के बिना मुश्किल है। सेम वाज दिस केस आल्सो कि जिस तरीके से पेरेंट्स ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट किया, और उनकी सपोर्ट रिफ्लेक्ट नॉट ओनली इन सिलेक्शन जो ली है, बट ईमानदारी से जब आप मेहनत कर रहे हो, सही गाइडेंस के साथ आप मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली आज नहीं तो कल सिलेक्शन मिलेगी मिलेगी। एंड हार्ड वर्क का ये सबके पूरा एग्जाम्पल है आपके पास कि हर बार इंटरव्यू में जाना, उसके बाद थोड़ा बहुत कभी बार नहीं किस्मत साथ देती है, आप भी समझ सकते हैं ये बात को। बट डेफिनेटली इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आईएएस में भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट बात हाँ जी, कि तैयारी से आपका इवोल्यूशन होना चाहिए, आपके बिहेवियर में भी इवोल्यूशन होना चाहिए। एथिक्स का पेपर लिखते टाइम बहुत फ़ायदा होगा अगर आपका एथिकल बिहेवियर है। डेफिनेटली तैयारी आपका वो स्टेप बनना चाहिए जो आपको इवोल्व करे, नॉट कि आप सिर्फ किताबों से इवोल्व करें, आप सोसाइटी में भी इवोल्व करें। और गलत चीज़ हो तो आप डायरेक्टली कई बार नहीं रोक सकते हो, बट आप उसके लिए एक बार बोल सकते हो कि ये ठीक नहीं है। कोई ना माने नहीं माने, पर आप अपना ज़रूर वो करें। तो ये चीज़ है। तो तैयारी शुड लीड टू योर इवोल्यूशन, ये बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट मेरे केस में हुआ, इतने एग्जाम्स दिए, तो जो आप 4 साल पहले था जो आज हो उसमें बहुत फ़र्क है। उसका यही रीज़न है कि आपको तैयारी आपकी इवोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहिए।
डेफिनेटली जब मैंने भी तैयारी शुरू करी थी तो घर वालों ने बोला था ना तेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन एक बात डेफिनेट है कि तुम एक अच्छे इंसान डेफिनेटली बन जाओगे जो अपने विचार रखने में डेफिनेटली कामयाब होगे लोगों के आगे। ओके, थैंक यू Thank you, वेरी sir. मच। बढ़िया हो गया।